कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द ईयर 2022 से लेके आज तक, यानी अगस्त 2023 तक जितने भी करंट अफेयर्स है जो रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। एट द एंड तक हर एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप जेके पीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टेड होने वाला है, और साथ ही साथ इसको हम दो सेट्स में ला रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सेट ए है, सेट ए कल हम इंशाल्लाह आपके लिए जो है लाएंगे, ठीक है ना। अब लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आदिल तेली की। किसकी बात कर रहे हैं? आदिल तेली की। देखो ये पिक्चर में देखिए, ये है हमारे आदिल तेली साहब। अब आदिल तेली साहब को एक रिसेंटली क्या मिला है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्डर बन गए। यानी जो आदिल तेली साहब है हमारे, ये बेसिकली पेशे से एक साइकिलिस्ट है। क्या है ये? पेशे से एक साइकिलिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसेंटली जो है एक रिकॉर्ड जो है अचीव किया। ये बन गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम जो है वो रिकॉर्ड किया है। किसने? आदिल तेली साहब ने। अब आदिल तेली साहब ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने K2K, एग्जैक्ट K2K, यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो सफर है, कितना 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर इसने ये जो सफर है ये तय किया है 8 डेज 1 आवर एंड 39 मिनट्स, 8 डेज 1 आवर एंड 39 मिनट्स में इसने तय किया है। और इसके लिए इसको मिला है, कौन सा अवार्ड? इसके लिए इसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम किया है। किसके लिए? इसने 8 डेज में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो सफर है थ्रू साइकिलिंग पूरा किया 8 डेज 1 आवर एंड 39 मिनट्स में, ठीक है ना। तो यहां से ये है आदिल तेली साहब, जो कि एक इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली फॉर द यूथ ऑफ JNK बट फॉर द होल इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंटली जो है 8 डेज में, बिल्कुल 8 डेज 1 आवर एंड 39 मिनट्स में जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो सफर है, कितना सफर 3600 किलोमीटर जो है वो तय किया है थ्रू साइकिलिंग। साथ ही साथ इसको मिला है गिनीज, साथ ही साथ इसको नवाजा गया है, साथ ही साथ इसने अपना नाम जो है रजिस्टर किया है किसमें? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हमारे आदिल तेली साहब, ठीक है ना। अब आदिल तेली साहब के बारे में और एक बात जान लेते हैं। आदिल तेली साहब जो है इसको रिसेंटली जो है और एक इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एग्जैक्ट एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है इस अवार्ड से जो है नवाजा गया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक इससे जो है नवाजा गया। अब किसने नवाजा इसको इस अवार्ड से? हमारे सपोर्ट्स मिनिस्टर ने, ठीक है ना। अब आदिल तेली साहब जो है ये बिलोंग करते हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट। कहां से बिलोंग करते हैं? बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, और इसकी एज है 23 ईयर्स, ठीक है ना। ये थे आदिल तेली साहब, जो एक इंस्पिरेशन है नॉट ओनली फॉर द यूथ ऑफ JNK बट फॉर द होल इंडिया। क्यों? क्योंकि इसकी एक कंट्रीब्यूशन रही है, इसने अपना जो नाम है वो रजिस्टर किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कैसे? इसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 3600 किलोमीटर का जो सफर था वो तय किया है थ्रू साइकिलिंग, और कितने दिनों में? 8 डेज 1 आवर एंड 39 मिनट्स में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम जान लेते हैं थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2021 या रोशनी एक्ट के बारे में। अब ये रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इस एक्ट को क्या किया गया, इस एक्ट को डिक्लेयर किया गया एज नल एंड वाइड, ठीक है ना। इस एक्ट को डिक्लेयर किया गया एज नल एंड वाइड। अब किस एक्ट को डिक्लेयर किया गया एज नल एंड वाइड? रोशनी एक्ट को डिक्लेयर किया गया एज नल एंड वाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब रोशनी एक्ट कह लीजिए या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट
कह लीजिए, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 की हम पहले बात करेंगे है क्या। बेसिकली ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001, ये लाया गया 2001 में। कब लाया गया? 2001 में। अब लाया किसने? लाया ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने, ठीक है ना। अब फारूक अब्दुल्ला ने जो है रोशनी एक्ट जो है लाया। फारूक अब्दुल्ला ने जो है फारूक अब्दुल्ला जो है इसने जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 में जो है लाया था, ठीक है ना। अब क्यों लाया था? मेन ऑब्जेक्ट क्या था? अब मेन ऑब्जेक्ट यही था कि रेज करना 25,000 करोड़। कितना? 25,000 करोड़। देखो फारूक अब्दुल्ला साहब का मानना था कि इस एक्ट से हम रेज कर सकते हैं 25,000 करोड़, यानी ह्यूज अमाउंट है ये। 25,000 करोड़ से एक ह्यूज अमाउंट होता है, ये हम रेज करेंगे। कैसे? किसके लिए? अब पहले देखेंगे किसके लिए। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट क्या था? मैन क्या था? ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए किन में? पावर प्रोजेक्ट्स में। तो इसीलिए इसको रोशनी एक्ट जो है कहा गया। मकसद यही था। रोशनी एक्ट क्यों कहा? क्योंकि हर घर जो है रोशनी पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो है कितना अमाउंट जो यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपीज जो है, ये इस एक्ट के तहत ये एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि इतना जो है अमाउंट हम रेज करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो आपने समझा ऑब्जेक्टिव। अब है क्या ये एक्ट? बेसिकली ये देख लेते हैं। देखो इस एक्ट के हिसाब से 20 लाख, कितना? याद रखना 20 लाख कनाल, याद रखो 20 लाख कनाल जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स, यानी ऑलरेडी लैंड 20 लाख कनाल्स ऑलरेडी लोगों के पास था, ठीक है ना। अब इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया कि ये लैंड आप रखिए, यानी ये लैंड इन्हीं को दिया गया। किनको? जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स थे ना, इन्हीं को ये 20 लाख कनाल जो है दिया गया, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी राइट्स भी इन्हीं को दी गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी राइट्स भी किनको दी गई? इन्हीं को दी गई जिनके पास ये लैंड था। लेकिन गवर्नमेंट का मकसद क्या था? गवर्नमेंट का मकसद यही था, ये लैंड दे के, यानी 20 लाख कनाल दे के हम कितना रेज कर सकते हैं? 25,000 करोड़ रुपये जो है लोगों से रेज कर सकते हैं। और वो किस में हम इन्वेस्ट करेंगे? वो जो अमाउंट है वो हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर फाइनेंसिंग द पावर प्रोजेक्ट्स। ये था रोशनी एक्ट, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जो हमारा कैग है, कैग जो है हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अब कैग ने क्या किया? कैग ने ऑब्जर्व किया। अब कैग ने जो है इसने ऑब्जर्व किया, इसने देखा कि 2000, हाँ इसने देखा कब? 2014 में एक स्टडी की गई। अब 2014 में एक डाटा पब्लिश किया गया। अब इस कैग ने जो डाटा पब्लिश किया, इसमें दिखाया गया कि जो ये रोशनी एक्ट है, जो ये स्टेट लैंड एक्ट है, ठीक है ना, जो ये स्टेट लैंड एक्ट है 2007 से लेके, बिल्कुल 2007 से लेके 2030 तक ओनली 75 करोड़ रुपीज, कितना? 75 करोड़ रुपीज जो है वो रेज किया गया थ्रू व्हाट एक्ट? थ्रू इस रोशनी एक्ट से। अब यहां तो सीधे दिख रहा है गवर्नमेंट का टारगेट था 25,000 करोड़ रुपीस, लेकिन 2007 से 2013 कितना रेज हुआ इस स्कीम से? ओनली 75 करोड़ रुपीस। अब मुझे आप बोले ये यहाँ पे एक क्या लग रहा है? ये घोटाला ही लग रहा है ना। तो गवर्नमेंट को लगा ये घोटाला है, गवर्नमेंट को लगा बहुत ज्यादा करप्शन हुई है। किसमें? रोशनी एक्ट में। किसमें? जेके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इस एक्ट को ही डिक्लेयर किया एज नल एंड वाइड, ठीक है ना। डिक्लेयर किया एज नल एंड वाइड। अब ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ क्या किया गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो लैंड है, कितना लैंड? 20 लाख कनाल, ये लोगों से वापस लिया जाएगा। लेकिन लोगों को क्या करना पड़ेगा? लोगों को जो है ये लोगों से वापस लिया जाएगा विद इन 6 मंथ्स।
विद इन 6 मंथ्स में। कितना? 20 लाख कनाल जो लोगों के पास था, उनको ऑक्यूपेंट्स राइट्स भी थी, उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी थी, अब इनसे वापस लिया जाएगा। अब कैसे? ये जो है ये एक्ट, इस एक्ट को रिसेंटली जो है डिक्लेयर किया गया नल एंड वाइड। अब इनसे ये 20 लाख कनाल जो है वापस लिया जाएगा थ्रू दिस एक्ट, ठीक है ना। अब ये था रोशनी एक्ट, जो आपने अभी समझा कि रोशनी एक्ट था क्या बेसिकली। अब और एक बात, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, इसके रिगार्डिंग में और एक बात बताना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इंपोज किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर पे कब? 2014 से, यानी हर एक को प्रॉपर्टी टैक्स जो वो देना पड़ेगा 2014 से, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे चीजों को समझ लेते हैं और, ठीक है ना। अब ये जो है देखिए, ये जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, अब ये इसका एडिशन, थर्ड एडिशन है। कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन। इसका मतलब यही है कि ऑलरेडी दो एडिशन से किए गए हैं किसके? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता क्या है मैं समझाता हूं। देखो, इसमें हम टोटल लेते हैं 10 सेक्टर्स। कितने लेते हैं? 10 सेक्टर्स। और लेते हैं 58 इंडिकेटर्स। कितने लेते हैं? 58 इंडिकेटर्स। जब हमने 10 सेक्टर्स लिए और 58 इंडिकेटर्स दिए, फिर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू गवर्नेंस। हम देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कैसी गवर्नेंस जो है रही है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 30 है, इसके हिसाब से, इस रीसेंट इस डेटा के हिसाब से जम्मू ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? जम्मू ने जो है टॉप किया है। साथ ही साथ सांबा को मिली है सेकंड पोजीशन। साथ ही साथ हमारे श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर को मिली है थर्ड पोजीशन, ठीक है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। अब इसका थर्ड एडिशन था। अब रिसेंटली जो है ये जो इंडेक्स पब्लिश किया गया, अब इस इंडेक्स के हिसाब से जम्मू की जो है वो टॉप रैंक है। साथ ही साथ सांबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की और थर्ड प्लेस किसको मिली है? थर्ड प्लेस जो है वो श्रीनगर को मिली है, ठीक है ना। ये था गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक्ट, जहां पे किसने टॉप किया है? जहां पे जम्मू ने जो है टॉप किया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम थायराइड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, थायराइड डिसऑर्डर जो है ना वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे पहुंच रहा है, क्यों यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा % जो है वो इसमें जो है देखा गया कि मुब्तला जो है किसमें? थायराइड डिसऑर्डर में। देखो, रिसेंटली एक डाटा जो है वो पब्लिश किया गया है किस रिगार्डिंग? थायराइड डिसऑर्डर से। अब थायराइड डिसऑर्डर सबसे जो है ज्यादा पाया गया केरला की वुमेन्स में। कहाँ की वुमेन्स में? केरला। यानी केरला में जो वुमेन्स है वहां पे सबसे ज्यादा थायराइड जो है, थायराइड डिसऑर्डर जो है पाया गया। साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं ना। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो जम्मू एंड कश्मीर सेकंड आफ्टर केरला, यानी सेकंड प्लेस जो है जम्मू एंड कश्मीर की। यानी अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के जो वुमेन्स है ना, उनमें थायराइड डिसऑर्डर बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक ना। वही बहुत ज्यादा जो है उनमें थायराइड डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो है थायराइड डिसऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर हम देखेंगे स्टेट वाइज, तो पहले नंबर पे केरला है। वहां की वुमेन जो है ज्यादा सफर कर रही है फ्रॉम द थायराइड डिसऑर्डर। और सेकंड प्लेस जो है, या यूं कहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो वुमेन है वो भी बहुत ज्यादा है किस में मुब्तला? थायराइड डिसऑर्डर में। तो ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे गुलाम अली खटाना के बारे में। ये गुलाम नबी नहीं है बल्कि ये गुलाम अली खटाना है, ठीक है ना। अब गुलाम अली खटाना कौन से साहब है? गुलाम अली खटाना जो है वो रिसेंटली नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा के लिए, यानी वो बन गए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा जो होता है हमारा अपर हाउस होता है, ठीक है ना। तो इनको जो है नॉमिनेट किया गया। किसको नॉमिनेट किया गया? गुलाम नबी खटाना को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा मेंबर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि आप मुझे बोलिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए कि जब जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर के लोकसभा के लिए कितने सीट्स रखी गई और राज्यसभा के लिए कितने सीट्स रखी गई। अब राज्यसभा की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जो है उसको क्या किया गया? उसको रिसेंटली जो है नॉमिनेट किया गया क्या? एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा।
सबा, ठीक है ना। अब ये कहां से, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये जम्मू से बिलोंग करते हैं। अब ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखा गया है कि 370 से पहले जो गुज्जर कम्युनिटी की थी, गुज्जर कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे, वो ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कहां पे, लेजिस्लेटिव बॉडीज में। तो इसीलिए जो है गुलाम अली खटाना को जो है मेंबर बनाया गया किसका, राज्यसभा का, यानी अपर हाउस का, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एप्पल फार्मर्स, यानी रिसेंटली जो क्या है, एक कॉन्फ्रेंस जो है, जो ऑर्गेनाइज की गई, जो हेल्ड कहां पे हुई, जो हुई थी शुपियन में। तो ये कहां पे एक कॉन्फ्रेंस जो रिगार्डिंग है किसके साथ, एप्पल फार्मर्स के, यानी फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एप्पल फार्मर्स, जहां पे बहुत ज़्यादा तादाद थे किनकी, एप्पल फार्मर्स की थी। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में क्या की शमूलियत की, पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक स्लोगन था, स्लोगन क्या था, सेव एप्पल फार्मर्स सेव एप्पल इकोनॉमी, यानी अगर आप चाहते हो कि एप्पल की इकोनॉमी को हम सेव करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एप्पल फार्मर्स बचाने होंगे, ठीक है ना। एप्पल फार्मर्स जो हैं वो बचेंगे तभी जब एप्पल की इकोनॉमी जो है वो सेव जो है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें यही किया गया कि बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स बोले गए कि जिनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एप्पल सेक्टर होगा वो बूस्ट होगा कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। अगर हम शुपियन की बात करेंगे, जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है, तो शुपियन को बोला जाता है होम ऑफ अमरी। क्या बोला जाता है, होम ऑफ, यानी अमरी एक एप्पल की एक वैरायटी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां पे, सबसे ज्यादा पाई जाती है शुपियन में। तो इसीलिए होम ऑफ अमरी जो है वो कहा जाता है किसको, शुपियन को। साथ ही साथ और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया, यानी सबसे ज्यादा एप्पल्स अगर हम देखेंगे कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर। नो डाउट हिमाचल प्रदेश में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाकी एक दो स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है वो कहां पे हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ और एक फैक्ट आपको जानना है कि एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर जो है वो है सोपोर। देखो होम ऑफ अमरी तो शुपियन को बोला जाता है, लेकिन एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, शुपियन को बोला जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये जी है पिक्चर शिव टेम्पल की, किसकी, शिव टेम्पल की। इसको रिसेंटली जो है रिनोवेट किया गया। अब आप ये भी पढ़ोगे न्यूज में कि गुलमर्ग जो में शिवा टेम्पल है इसको रिनोवेट किया गया, ठीक है ना। अब आप ये भी पढ़ोगे कि श्रीनगर में जो शिवा टेम्पल है इसको रिनोवेट किया गया, ठीक है ना। अब ये जो न्यूज है, ये जो पिक्चर है, ये ना श्रीनगर की है ना ये गुलमर्ग की है, ये कहाँ की है, ये है अनंतनाग की, ठीक है ना। अब ये जो शिव टेम्पल की इमेज है ये है कहाँ की, अनंतनाग की, ठीक है ना। अब रिसेंटली जो है शिव टेम्पल को रीओपन किया गया कहाँ पे, अनंतनाग विलेज में, आफ्टर 29 ईयर्स। अब किन की मदद से, कश्मीरी पंडित्स और सीआरपीएफ की मदद से इसको रेनोवेट किया गया। अब ये जो पिक्चर है ये रेनोवेटेड पिक्चर है, ठीक है ना। अब आफ्टर 29 ईयर्स कहां पे अकोरा विलेज ऑफ अनंतनाग, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे चीजों को और समझ लेते हैं। देखो अब है सहतिया एकेडमी युवा पुरस्कार। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सहतिया एकेडमी युवा पुरस्कार। देखो अब जब हम बात करते हैं सहतिया एकेडमी युवा पुरस्कार, तो यहाँ पे हमारी आती है निगहत नसरी। कौन सी आती है, निगहत नसरी। अब ये जो अवार्ड जो है सहतिया एकेडमी युवा पुरस्कार, ये 2 कश्मीरीज यानी 2 कश्मीरीज गॉट दिस अवार्ड। 2 कश्मीरीज यानी कश्मीरी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे बोलूंगे, यहाँ पे हम बेटर रहेगा कि हम यूटी ऑफ जे.एंड.के, यानी यूटी ऑफ जे.एंड.के में दो पर्सनालिटीज को क्या मिला है, सहतिया एकेडमी युवा पुरस्कार। अब कौन कौन सा, एक है निगहत जरीन। कौन सी है, निगहत जरीन। अब निगहत जरीन को मिला है फॉर हर बुक, इसकी बुक क्या है, लाइल नीलवट चाइलिन ज। अब ये जो बुक है लाइल नीलवट चाइलिन ज, इसके लिए जो है किसको नवाजा गया, निगहत नसरीन को जो है अवार्ड मिला, कौन सा, सहतिया एकेडमी युवा पुरस्कार। साथ ही साथ धीरज बिस्मिल। अब धीरज बिस्मिल है, ये है हमारे, ये है जम्मू से वाबस्ता रखते हैं, ठीक है ना। अब धीरज बिस्मिल, अब निगहत नसरीन कहां से, कश्मीर से बिलोंग करती है, ठीक है ना। अब धीरज बिस्मिल को किसके लिए, एक बुक के लिए, आल्रा। अब आल्रा क्या होता है, आल्रा हम डोगरी आल्रा को हम नेस्ट कहते हैं। अब आल्रा को हम अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको नेस्ट बोला जाता है, लेकिन आल्रा
नेस्ट को अगर हम देखेंगे डोगरी लैंग्वेज में आदरा जो है आदरा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। अब दो पर्सनालिटीज कौन कौन से, एक तो निगहत नसीन को किसके लिए, लाइल नीलवट चालिन जा, साथ ही साथ धीरज बिस्मिल को किसके लिए, आदरा के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब युवा पुरस्कार क्या होता है, ये होता है यंग जो होती है ना हमारे यंग ऑथर्स या यंग राइटर्स, उनको ये अवार्ड जो है, उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, अब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए हमारी जो हानिया निसार जो कि एक मार्शल आर्ट प्लेयर है, क्या है, एक मार्शल आर्ट प्लेयर है, इसको किस अवार्ड से नवाजा गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से, ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब गुरेज वैली के बारे में पढ़ेंगे। देखो गुरेज वैली में रिसेंटली जो क्या किया गया, अनाउंस किया गया कि वहां पे जो है बनाया जाएगा आर्टिफिशियल वाटरफॉल। तो आर्टिफिशियल वाटरफॉल की अगर हम बात करेंगे वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा गुरेज में बना। अब गुरेज कहाँ पे है, गुरेज बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांडीपुरा, यानी बांडीपुरा में जो है गुरेज वैली है। अब गुरेज वैली में क्या किया जाएगा, एक आर्टिफिशियल जो है कौन सा आर्टिफिशियल वाटरफॉल जो है वो बनाया जाएगा। अब इसकी हाइट क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी 500 फीट, ये 500 फीट हाई जो है ये वाटरफॉल बनाया जाएगा। अब गुरेज के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं। देखो गुरेज में एक शीतल बाग है, क्या है, शीतल बाग है, ये इंपॉर्टेंट रख दीजिए याद। शीतल बाग जो है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है टू रिवर्स फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी एक तो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से एक रिवर और पाकिस्तान से रिवर जो है वो मिल जाती है कहाँ पे, गुरेज में, यानी गुरेज में जो है वो मिल जाती है, कन्वर्ज होती है, तो वहां पे जो है मिल जाती है। तो इसीलिए शीतल बाग जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये रिसेंटली न्यूज में था लिथियम रिजर्व्स। अब लिथियम रिजर्व जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप यूपीएससी के लिए, जेकेपीएससी के लिए, स्टेट जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे लिथियम रिजर्व की हम बात करते हैं। देखो लिथियम रिजर्व की जब हम बात करते हैं ना, रिसेंटली जो है लिथियम रिजर्व जो है वो डिस्कवर किए गए कहाँ पे, रियासी में, याद रख दीजिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, यानी JNK का जो यूटी ऑफ JNK, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो यूटी ऑफ JNK है ना, वहां पे जो है लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कंट्री, याद रख दीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कंट्री, यानी पहली बार कंट्री में, इससे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री जो है वो लिथियम रिजर्व जो है पाए गए कहाँ पे, रियासी में। रियासी कहाँ पे है, वो जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे वहां पे है, ठीक है ना। अब मुझे बोलिए, अब वहां पे और एक फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि 5.9 मिलियन हेक्टर्स, बहुत 9 मिलियन टन, 5.9 मिलियन टन जो है ऑफ लिथियम वो डिस्कवर किया गया कहाँ पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ रिसेंटली और एक जगह, यस, राजस्थान में एक जगह है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, नागौर, वहां पे है एक जगह देगाना, कहां पे, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, वहां पे एक जगह है देगाना, तो वहां पे भी जो है लिथियम पाया गया, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, सिंपली आप ये रख लीजिए याद कि लिथियम रिजर्व जो है फर्स्ट टाइम इन कंट्री कहां पे पाए गए, रियासी में पाए गए। अब कितना, ये इंपॉर्टेंट है, 5.9 मिलियन हेक्टर्स। साथ ही साथ और एक फैक्ट ये है कि रिसेंटली कहां पे और बिसाइड JNK कहां पे, राजस्थान में, राजस्थान के कहां पे, देगाना, जो कि बिलोंग करता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एक करंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्या है, बालिदान स्टैम्प। अब बालिदान स्टैम्प क्या होता है, इसका मतलब होता है पिलर ऑफ सैक्रिफाइस। अब पिलर ऑफ सैक्रिफाइस मतलब भी होता है बालिदान स्टैम्प। अब बालिदान स्टैम्प की अभी रिसेंटली जो है संग बुनियाद जो है डाली गई, कहां पे रखी गई, कहां पे, प्रताप पार्क इन श्रीनगर में। अब किसने रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, अमित शाह ने, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JKSSB की अगर हम बात करेंगे, JKSSB ये जो है फैक्चुअल पूछता है कि वहां
किसने संग बुनियाद रखी या किसकी संग बुनियाद रखी, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बालिदान स्टैम्प जिसको हम पिलर ऑफ सैक्रिफाइस के नाम से भी पिलर ऑफ सैक्रिफाइस जिसको हम बोलते हैं, अमित शाह ने रिसेंटली जो है संग बुनियाद रखी, फाउंडेशन स्टोन ऑफ बालिदान स्टैम्प जो रखी, कहाँ पे, प्रताप पार्क में। अब एक पार्क है कहाँ पे, श्रीनगर में। अगर आप जाओगे वहाँ पे आपको एक पार्क मिलेगी, प्रताप पार्क, वहाँ पे आप देखोगे बालिदान स्टैम्प जो जिसकी फाउंडेशन किसने की, जिसकी संग बुनियाद किसने रखी, वो रखी है अमित शाह ने, ठीक है ना। अब ये जो बालिदान स्टैम्प है ये किस प्रोजेक्ट के तहत, देखो श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी, या श्रीनगर सिटी को बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी, कब तक, 2024 तक। अब कहीं ना कहीं कहा गया कि ये जो है ये एक पार्ट है क्या, श्रीनगर स्मार्ट सिटी का, कौन सा, बालिदान स्टैम्प जो कि रिसेंटली जो इसकी फाउंडेशन स्टोन जो अमित शाह ने जो है रिसेंटली जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखी, कहाँ पे इसकी संग बुनियाद रखी है, प्रताप पार्क में। कहाँ पे, प्रताप पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर में, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, देखो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अब जब जम्मू एंड कश्मीर की हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं पंचायत रैंकिंग की, पंचायत रैंकिंग 2023। देखो जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है पंचायत रैंकिंग 2023 जो है वो रिसेंटली जो है अनाउंस की गई, ठीक है ना। अब पंचायत रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट रैंक जो है वो हारवन पंचायत। अब हारवन पंचायत कहाँ पे है, हारवन पंचायत है श्रीनगर में, ठीक है। उसको पहली रैंक मिली है किसमें, पहली रैंक किसमें मिली है, पंचायत रैंकिंग 2023, यानी जम्मू एंड कश्मीर पंचायत रैंकिंग 2023 की हम बात कर रहे हैं तो पहली रैंक मिली है हारवन को, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे पहली रैंक जो है हारवन को। अब दूसरी रैंक जो है वो है सांबा को, सांबा की कौन सी पंचायत, पाली पंचायत, ठीक है ना। और हारवन पंचायत वो हारवन कहाँ से बिलोंग करता है, श्रीनगर से, ठीक है ना। अब पाली कहाँ से, सांबा से, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर तीसरी रैंक की हम बात करेंगे तो वो है बलहामा ए एंड खनमू, बलहामा ए और खनमू जो है इसको तीसरी प्लेस जो है मिली है किसमें, पंचायत रैंकिंग में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको याद रखना ही है कि किसको कौन सी रैंक मिली है। तो फर्स्ट रैंक हारवन को मिली है, दूसरी रैंक पाली को मिली है, तीसरी रैंक जो है बलहामा ए और खनमू को मिली है। अब ये जो रैंकिंग है किसने रिलीज की, ये रैंकिंग जो है चीफ सेक्रेटरी कौन है हमारे, अरुण कुमार मेहता। अब अरुण कुमार मेहता साहब ने क्या किया, रिसेंटली जो है ये जो रैंकिंग है अनाउंस की है। साथ ही साथ ये आ सकता है कि किस प्रोग्राम के तहत, एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये रैंकिंग जो है अनाउंस की गई, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। अब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसको मिला है ये हम इसमें देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस आपको पता ही होगा, डॉक्टर शाहिद चौधरी इकबाल साहब। अब साथ ही साथ हमारी जो है सहरिश असगर साहब, असगर, हाँ देखिए हम कर रहे हैं बात प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। अब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है वो है डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब। अब डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया। साथ ही साथ डॉक्टर सहरिश असगर को भी इसी अवार्ड से नवाजा गया। किस अवार्ड से? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। अब ये अवार्ड्स कब दिए गए? देखो आपको पता होगा सिविल सर्विस डे जो होता है हम यहाँ पे सिविल सर्विस डे होता है 21 अप्रैल को। कब होता है? 21 अप्रैल को। और ड्यूरिंग द ओकेजन, ऑन द सेम ओकेजन क्या किया गया? प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, एक तो डॉक्टर शाहिद चौधरी को, दूसरा डॉक्टर सहरिश असगर को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया। अब डॉक्टर शाहिद चौधरी की बात करें, डॉक्टर शाहिद चौधरी जो है ये है सीईओ ऑफ मिशन यूथ, सीईओ ऑफ मिशन यूथ। अब मिशन यूथ की हम बात करेंगे। मिशन यूथ में क्या होता है? मिशन यूथ में देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है इनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, इनके स्किल्स को प्रमोट किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मिशन यूथ के तहत ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स लाई जा रही है ताकि जो इनका स्किल है, किनका, जो यूथ ऑफ JNK का जो स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। ठीक है ना। अब मिशन यूथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली एक स्कीम जो है वो अनाउंस की गई। आपको पता होगा परवाज स्कीम। अब परवाज स्कीम के तहत जो है
कोचिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। अब परवास स्कीम भी किस अंडर आता है, ये भी मिशन यूथ के ही अंडर आ रहा है, ठीक है ना। अब परवास स्कीम में क्या किया जाता है, कोचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है किनको, यूथ ऑफ जे एंड के फॉर जो भी चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जो भी चाहते हैं कि हम तैयारी करें, या जेकेपीएससी के लिए चाहते हैं कि हम तैयारी करें, तो इसके लिए क्या है, एक परवास स्कीम जो है वो अभी जो है वो परवास स्कीम जो बनाई गई वो किस के तहत आता है, मिशन यूथ जो है, मिशन यूथ के तहत ही आता है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ तो एक तो डॉक्टर शाहिद चौधरी जो कि सीईओ ऑफ इस मिशन यूथ है, इसको किस अवार्ड से नवाजा गया, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, और साथ ही साथ किसको, डॉक्टर सहरिश असगर को। अब डॉक्टर सहरिश असगर को किसके लिए, फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। देखा गया है कि डॉक्टर सहरिश की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना। अब डॉक्टर सहरिश जो है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और अभी फंक्शन कर रही है एज डीसी ऑफ बारामूला, ठीक है ना, ठीक है ना। अब शाहिद चौधरी को डॉक्टर शाहिद चौधरी को फॉर इनोवेशन के लिए और डॉक्टर सहरिश असगर को फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है ना। क्या किस अवार्ड से नवाजा गया, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, देखो अभी हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नॉन नेटिव एलिगेटर गारफिश। अब रिसेंटली जो है एलिगेटर गारफिश जो है वो दिखने को मिली कहाँ पे, डल लेक। अब डल लेक कहाँ पे है, डल लेक है हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। अगर हम जे.एंड.के की बात करेंगे, यूटी ऑफ जे.एंड.के, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है डल लेक जो है पाया जाता है। वहाँ पे क्या मिली, वहाँ पे नॉन नेटिव एलिगेटर गारफिश जो है वो रिसेंटली जो है यहाँ पे मिली। अब ये जो नॉन नेटिव एलिगेटर गारफिश जो है, गारफिश की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो हेड होता है वो बिल्कुल क्रोकोडाइल के जैसा होता है। जैसे क्रोकोडाइल का हेड होता है ना, बिल्कुल इसका हेड वैसे ही होता है, और इसके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और ये कहाँ पे देखा गया, ये यहाँ पे डल लेक में जो है रिसेंटली जो है गारफिश मिली है, ठीक है ना। अब गारफिश बेसिकली इसकी नेटिव प्लेस कहाँ, इसकी नेटिव प्लेस जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो गारफिश जो है वहाँ ज़्यादा जो है पाई जाती है। अब और जो है गारफिश के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। गारफिश और ये जो फिश है ये बिलोंग करती है गार फैमिली से। कैसे, गार फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये रिसेंटली जो है भोपाल, केरला, महाराष्ट्र एंड कोलकाता में भी देखने को मिली है। कौन सी, नॉन ये ना एलिगेटर गारफिश, ठीक है ना। अब ये था गारफिश के बारे में जो अभी रिसेंटली कहाँ पे मिला है, डल लेक ऑफ जे.एंड.के में, ठीक है ना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ऑलमोस्ट 1300 रेलवे स्टेशन को क्या किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, अब डेवलप किया जा रहा है। किस तहत के, अमृत भारत स्कीम के तहत, यानी एक स्कीम है अमृत भारत स्कीम। इस स्कीम के तहत 1300 रेलवेज, कितने रेलवेज, 1300 रेलवेज को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब हमें क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी रेलवे है इन 1300 में जिनको क्या किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब 2 रेलवे स्टेशन है, अब रेलवेज बिल्कुल 2 रेलवे स्टेशन है, यानी 1300 रेलवे स्टेशन को ओवरऑल क्या किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर के 2 रेलवे स्टेशन आप याद रखो, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन सी, बडगाम रेलवे स्टेशन और उधमपुर रेलवे स्टेशन। अब बडगाम रेलवे स्टेशन और उधमपुर रेलवे स्टेशन को क्या किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। किस स्कीम के तहत, अंडर अमृत भारत स्कीम के तहत, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे जेके ई कोप ऐप के बारे में पढ़ते हैं। देखो जेके ई कोप ऐप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिसेंटली क्या किया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने क्या किया, लॉन्च की एक मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप कौन सी है, जेके ई कॉप ऐप। जेके ई कॉप, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ऐप। अब ये जो ऐप है जेके ई कॉप ऐप, अब इस ऐप के तहत आप कोई भी क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है कंप्लेंट, ठीक है ना। अब किसी के अगेंस्ट ऑफ कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर सकती है। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर की, फिर जब एफआईआर जब रजिस्टर होगा तो कॉपी ऑफ एफआईआर जो है वो आपको मिलेगी,
ठीक है ना। अब आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। आपको आपको आप प्ले स्टेशन की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्ले स्टेशन आपको आप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, जेके ई कॉप ऐप जो है डाउनलोड करो। फिर आप क्या करोगे, फिर किसी के अगेंस्ट आप रजिस्टर कंप्लेंट कर सकते हो और उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर जो आप लॉन्च कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और आपको कॉपी ऑफ एफआईआर मिलेगी थ्रू व्हाट ऐप, थ्रू ई कॉप ऐप, यानी जेके ई कॉप ऐप के जरिए आपको जो कॉपी ऑफ एफआईआर। इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर। वो तो पता ही आपको, वो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या समझाना है, G20 मीटिंग जो है वो रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड की गई, श्रीनगर में हेल्ड की गई। अब ये कौन सी मीटिंग है, ये थी थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब ये आ सकता है कि कौन सी मीटिंग थी, थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो रिसेंटली कहाँ पे हुई थी, श्रीनगर में हुई थी। अब इससे पहले हुई थी कहाँ पे, इससे पहली जो 2 मीटिंग्स हुई थी ना इसकी टूरिज्म की, वो हुई थी एक रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है ना, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है ना। और साथ ही साथ दूसरी जो है वो कहाँ पे, वो दार्जिलिंग में, रन ऑफ कच्छ में। और दूसरी कहाँ पे हुई थी, दार्जिलिंग में। तीसरी कहाँ पे हुई, तीसरी हुई श्रीनगर में। पहली कहाँ हुई, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है ना। अब दूसरी कहाँ पे हुई, दूसरी हुई दार्जिलिंग में। कौन सी मीटिंग, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग के मैं बात कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में कौन सी मीटिंग हुई, थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई रिसेंटली कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई, रन ऑफ कच्छ में। अब दूसरी कहाँ पे हुई, दार्जिलिंग में। अब फोर्थ कहाँ पे होने वाली है, फोर्थ होने वाली है गोवा में। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स। अब नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस स्कीम 2001 एंड 2020, ये एक इंपॉर्टेंट। देखो, श्रीनगर को मिला है गोल्ड, श्रीनगर को मिला है गोल्ड। गोल्ड मिला है बेसिकली, श्रीनगर क्या किया है, श्रीनगर ने एक इनिशिएटिव लिया, गाश। कौन सा इनिशिएटिव, गाश इनिशिएटिव के लिए श्रीनगर को जो है किस अवार्ड से नवाजा गया, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। और इसमें श्रीनगर को कौन सा अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड जो है श्रीनगर को मिला है। अब बेसिकली ये गाश इनिशिएटिव क्या है, ये है ना, क्योंकि श्रीनगर को किसके मिला, गाश इनिशिएटिव के लिए मिला है इसको, जो है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में श्रीनगर को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया फॉर इनिशिएटिव गाश। गाश एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ई लर्निंग इनिशिएटिव, जो है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ई लर्निंग पे जो है ध्यान दिया जाएगा। ई लर्निंग जो है श्रीनगर की, अगर मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, तो ई लर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। तो गाश मतलब ही होता है यहाँ पे कि हर किसी तक जो है नॉलेज पहुँचे, हर किसी तक जो है नॉलेज पहुँचे। तो इसीलिए जो है ये गाश इनिशिएटिव जो है, इसके लिए जो है श्रीनगर को क्या नवाजा गया, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस जो है 2000 फॉर स्कीम 2001-2022 से नवाजा गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिला है सिल्वर। क्या मिला है, डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिला है सिल्वर। अब डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिला है सिल्वर किसके लिए, अब डिस्ट्रिक्ट रामबन को मिला है सिल्वर फॉर अचीविंग। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे तो वहाँ पे है एक ई सुविधा। अब ई सुविधा जो है ना, इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन को जो है सिल्वर अवार्ड से जो है नवाजा गया, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे हम बात करेंगे। देखो, फर्स्ट बायोटिक पार्क जो है वो इनॉग्रेट की गई, फर्स्ट नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटिक पार्क। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में पहली बायोटिक पार्क जो है वो इनॉग्रेट की डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने। कहाँ पे इनॉग्रेट की, वो घाटी नियर कठवा में, यानी कठवा का जो घाटी एरिया है वहाँ पे जो क्या किया गया, वहाँ पे फर्स्ट बायोटिक पार्क को जो है इनॉग्रेट किया गया। ये जो अब ये जो है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटिक पार्क जो है, ये रिसेंटली कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया,
इसको जो है कठुआ में जो है इनाग्रेट किया गया। अब किसने किया इनाग्रेट किया? डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने। अब इसके लिए कितना कॉस्ट? इसके लिए जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 150 करोड़, ठीक है ना। 150 करोड़ जो होगा इसके लिए टोटल जो कॉस्ट। अब इस पार्क में क्या किया जाएगा? इसमें जो है रिसर्च की जाएगी बायोडाइवर्सिटी पे, मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट्स जो भी है J&K में, और साथ ही साथ प्रमोट किया जाएगा ग्रीन कैटेगरी बिजनेस। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, अगर हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया फर्स्ट नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क जो है वो इनाग्रेट की गई कहाँ पे? कठुआ में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा वन लाइनर जानते हैं रिगार्डिंग कैसे अबाउट J&K से, ठीक है ना। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ, नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करेंगे तो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में अगर हम देखेंगे ना, जम्मू एंड कश्मीर को 6th रैंक मिली है और यूटी ऑफ लद्दाख को 8th रैंक मिली है। किस में? यूटी कैटेगरी में। यानी इनोवेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, इनोवेशन के JK जो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2001 है, JK को क्या मिली है? 6th रैंक मिली है और लद्दाख को जो है लद्दाख बॉटम पे है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या किया गया, 7,500 स्क्वायर फुट, एग्जैक्ट 7,500 स्क्वायर फुट ट्राई कलर जो है वो रिसेंटली कहाँ पे डिस्प्ले किया गया? रिसेंटली जो है डिस्प्ले किया गया कहाँ पे? डल लेक पे, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 75th इंडिपेंडेंस के दिन पर क्या किया गया? 7,500 स्क्वायर फुट जो ट्राई कलर है ये डिस्प्ले किया गया कहाँ पे? डल लेक में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या जानना है आपको, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है वो फार्मुलेट की जा रही है फॉर J&K। तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, वो फार्मुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। जब ये आएगी फिर हम इसको अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे चैन सिंह के बारे में जानते हैं। देखो चैन सिंह एक शूटर है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दोडा से बिलोंग करते हैं। अब चैन सिंह के बारे में आप सिंपली ये याद रख दीजिए कि चैन सिंह ने रिसेंटली जो इसको मिला है सिल्वर मेडल जो इसको मिला है कहाँ पे? इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। जो इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 जो कहाँ पे हुई थी? साउथ कोरिया में हुई थी। वहाँ पे चैन सिंह जो कि एक शूटर है उसको क्या मिला है? इसको सिल्वर मेडल से, इसको जो है सिल्वर मेडल इसने अचीव किया, वहाँ पे सिल्वर मेडल जो इसने हासिल किया वहाँ पे, ठीक है ना। अब अनिल भट्ट की बात कर रहे हैं। अब अनिल भट्ट जो है ये जर्नलिज्म से वाबस्ता रखते हैं। कौन? अनिल भट्ट। अनिल भट्ट ने क्या रिसीव किया रिसेंटली? स्टेट अवार्ड एंड गोल्ड मेडल फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म इन J&K, ठीक है ना। अब अनिल भट्ट ने रिसीव किया स्टेट अवार्ड, किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए। इसको गोल्ड मेडल जो है फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म इन J&K से नवाजा गया। किसको? अनिल भट्ट को, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे हम थोड़ा सौभाग्य स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। देखो सौभाग्य स्कीम तो आपको पता ही होगा। अब सौभाग्य स्कीम की बात अगर हम करेंगे ना तो 3.57 लाख हाउस होल्डर्स इलेक्ट्रिफाइड इन J&K। यानी इस स्कीम के तहत ये जो स्कीम है इसमें रिसेंटली जो है, अब जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली जो है जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कितने हाउस होल्डर्स? ऑलमोस्ट 3.57 यानी 3,57,000 हाउस होल्डर्स जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो रिसेंटली जो है वो देखे गए कि इनको जो है इलेक्ट्रीफाई किया गया। किस स्कीम के तहत? सौभाग्य की स्कीम के तहत। क्या इलेक्ट्रीफाई मीन्स? सिंपली जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई 3.57 लाख हाउस होल्डर्स तक, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर गेट्स ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड जो है ये अभी रिसेंटली जो है इसकी अनाउंसमेंट हुई है। अब इससे क्या होगा? जो ट्रांसजेंडर है ना J&K की, इनके जो राइट्स हैं या इंटरेस्ट्स हैं इनको पता चलेगा हमारे राइट्स क्या है, हमारे इंटरेस्ट्स क्या है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं जिससे ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। थ्रू किससे? थ्रू J&K ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड से, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। देखो J&K की बात करेंगे। J&K में अभी लोएस्ट देखा गया कि J&K जो वुमेन्स है ना वो वर्क कर रही है एज अ लेजिस्लेटर, सीनियर ऑफिशल्स एंड मैनेजर्स, ठीक है ना। अब रिसेंटली एक स्टडी के तहत 4.8%, कितना? 4.8%, ओनली 4.8% जो वुमेन्स हैं J&K वो अभी फंक्शन कर रहे हैं एज अ लेजिस्लेटर, एज सीनियर ऑफिशल्स या मैनेजर्स, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे वुमेन्स जो है वो फंक्शन कर रहे हैं?
वो कर रहे हैं मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा जो है वुमन प्रपोर्शन जो है वो क्या कर रहे हैं एज अ लेजिस्लेचर, एज अ सीनियर ऑफिशल्स या मैनेजर्स एज अ वर्क कर रही है। और सबसे कम कहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ JNK की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब JNK की बात कर रहे हैं, देखो JNK की बात मैं अगर करूं तो JNK जो है नंबर 1 यूटी ई गवर्नेंस में। अगर हम ई गवर्नेंस की बात करें तो नंबर 1 ई गवर्नेंस जो है JNK में, JNK की बात अगर हम करेंगे, JNK जो है नंबर 1 ई गवर्नेंस में सबसे अगर स्टेट की बात करेंगे तो फिर केरला है। यानी ई गवर्नेंस में अगर हम स्टेट पहले स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले पोजीशन जो है वो किसको मिली है, वो मिली है केरला को। यानी सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस देखने को मिली है कहाँ पे, केरला में। और यूटी में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस देखने को कहाँ पे मिली है, वो मिली है कहाँ पे किस यूटी को मिली है, यूटी ऑफ JNK। अब अगर JNK की अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस कहाँ पे देखने को मिली है, वो मिली है श्रीनगर में, ठीक है ना। अब साथ ही साथ एक रिसेंटली एक स्टडी के हिसाब से 10% जो है 10% इन मतलब क्राइम जो है अगेंस्ट वुमेन वो देखने को मिला है, 10% इंक्रीज। यानी 10% यहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है JKN में वो कहीं ना बढ़ रहा है। तो इसमें जो है कितना परसेंट देखने को मिला, 10% इजाफा देखने को मिला, ठीक है ना। अब साथ ही साथ अक्सा गुलजार की हम बात करेंगे। अक्सा गुलजार को रिसेंटली जो है इन्होंने क्या जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वर्ल्ड पेन कॉक स्लेट चैंपियनशिप जो कि मलेशिया में हुई थी, वहाँ पे इनको क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। अब ये जो है इसका सेट 1 आज हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब सेट 1 जो है वो कल या परसों आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो लेक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरी चैनल जो है ज़्यादा सब्सक्राइब करनी है, साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक तक पहुँचे करंट अफेयर्स ऑफ JNK। थैंक्स फॉर वॉचिंग।